दोस्तों, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मोदी सरकार जेल भेज देगी? और क्या नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ आम आदमी पार्टी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजना चाहते हैं और जेल में पहुंचाना चाहते हैं? क्या आखिर अखिलेश यादव ने यह क्यों कहा कि ईडी जैसे विभाग को खत्म कर देना चाहिए? यह कांग्रेस के लिए परेशानी है। और इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर, आखिर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। ईडी ने जैसे ही नेशनल हेराल्ड के मामले में संपत्तियों को जब्त करने की बात या उसकी प्रक्रिया को शुरू किया, तो उसके बाद से ही हंगामा मचना शुरू हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए हैं और दूसरी तरफ चर्चा यह चलने लगी कि अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बचना तो एकदम मुश्किल है, क्योंकि जिस एक्ट के तहत पूरी कार्रवाई, पूरी जांच नेशनल हेराल्ड के मामले में चल रही है, वो एक्ट आज तक जिस जिस नेता पर लगा, सबको जेल की हवा खानी पड़ी। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, के कविता हो, हेमंत सोरेन हो, और इन सभी नेताओं को इस एक्ट की वजह से जेल की हवा खानी पड़ी। आखिर वो एक्ट था कौन सा जिसकी वजह से अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं? ये जो पूरा एक्शन ईडी का चल रहा है, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी हुई संपत्तियों पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू कर दी। और ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, ये जो पूरा एक्शन चल रहा है, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2013 के नियम 5 के तहत किया जा रहा है। यानी कि पीएमएलए के तहत ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। और अभी तक पीएमएलए जिस जिस पर लगा, उसे जेल की हवा खानी पड़ी। अरविंद केजरीवाल पर भी पीएमएलए लगा था, उन्हें जेल जाना पड़ा। मनीष सिसोदिया पर लगा, उनको जाना पड़ा। हेमंत सोरेन पर लगा, उनको जाना पड़ा। के कविता पर लगा, उनको जाना पड़ा। अब क्या अगली बारी इसी पीएमएलए के तहत राहुल गांधी और सोनिया गांधी की है क्या? और इसी के साथ आम आदमी पार्टी भी आखिर क्यों बार बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की बात कर रहा है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐसी बात अरविंद केजरीवाल ने भी की थी। लेकिन उससे पहले एक बात तो यह समझ लीजिए कि आखिर सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले को लेकर क्या विश्लेषण किया है। बड़ी गहनता से उन्होंने बताया कि सरकार ने क्या किया, कैसे किया। तो पहले वो सुन लीजिए कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, उसके बाद आगे का विश्लेषण हम करेंगे। 15 अप्रैल को यह सार्वजनिक किया गया कि ईडी ने एक बोगस फर्जी चार्जशीट एजेएल और यंग इंडियन के मामले में दायर करी है, जिसमें सोनिया जी का और राहुल जी का भी नाम है। अब क्योंकि सरकार ने इसमें इतने झूठ फैलाए हैं और हर कोई इसमें विशेषज्ञ बन गया है बिना तथ्य जाने, तो कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े, कुछ सबूत, कुछ साक्ष्य आपके लिए जानने जरूरी है। सबसे पहले तो ये एजेएल और यंग इंडियन है क्या और किस तरह के झूठ फैलाए जाते हैं। यंग इंडियन एक कंपनी है और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक कंपनी है। झूठ फैलाया जाता है कि यंग इंडियन ने एजेएल को टेक ओवर कर लिया, ये झूठ है। झूठ फैलाया जाता है कि सोनिया जी और राहुल जी खूब पैसा पीट रहे हैं, झूठ है। झूठ फैलाया जाता है कि उन्होंने कुछ हेराफेरी करी, झूठ है। अब समझ लीजिए बात क्या है। एजेएल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड वो संस्था है जो नेशनल हेराल्ड छापती है। नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जो जंगे आजादी के दौरान हिंदुस्तान की मुखर आवाज बनकर उभरा था। इसकी स्थापना खुद पंडित नेहरू ने, रफी अहमद किदवई जी ने, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे आजादी के महानायकों ने की थी। खैर, समय बढ़ता गया, ब्रिटानिया हुकूमत से हम लड़ते रहे। ब्रिटिश ने एजेएल को और नेशनल हेराल्ड को बैन भी किया था। लेकिन इसके बाद एजेएल पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता गया। उसके ऑपरेशंस भी सस्पेंड करने पड़े, लोगों को देने के लिए तनख्वाह, उनके पीएफ वगैरह का पैसा भी नहीं था। तो 2002 से 2011 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने 100 बैंक ट्रांजैक्शंस और चेक के माध्यम से 90 करोड़ का लोन एजेएल को दिया। लेकिन क्योंकि एजेएल पर कर्ज इतना ज्यादा था और ऑपरेशंस खत्म हो चुके थे, तो उसकी डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया, उसके ऋण को शेयर में कन्वर्ट किया गया। ये बहुत आम प्रैक्टिस है, सरकार भी एनसीएलटी में लगातार करती रहती है। और ये इक्विटी एक नई कंपनी यंग इंडियन में डाल दी गई।
यंग इंडियन सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसका क्या मतलब हुआ? नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक नया पैसा मुनाफे में, डिविडेंड में, सैलरी में नहीं दे सकती है। इसके शेयर होल्डर कौन थे? इसके शेयर होल्डर 4 लोग थे, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी। सोनिया जी तब अध्यक्ष थी, राहुल जी महासचिव थे, संगठन महासचिव ऑस्कर जी थे और मोतीलाल वोरा जी कोषाध्यक्ष मतलब ट्रेजरर थे। खैर, क्या यंग इंडियन ने एजीएल का टेक ओवर कर लिया? कतई नहीं। एजीएल के 700 शेयर होल्डर्स थे, ईजीएम में उन्होंने अप्रूव किया, तब डेट इक्विटी में कन्वर्ट हुआ और यंग इंडियन भी एक शेयर होल्डर बन गया। एजीएल की सारी संपत्ति, उसके सारे एसेट, उसके सारी इनकम उसकी अपनी है। उसकी इनकम का, उसकी रेंटल का एक नया पैसा ना तो यंग इंडियन में जाता है ना उसके किसी शेयर होल्डर में जाता है। खैर, समय चलता रहा, गाड़ी पटरी पर आई और अब एजेएल, नवजीवन, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज जैसे अखबार छापता है, वेबसाइट चलाता है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैंडल करता है। एक और झूठ बोला गया कि एजेएल के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इतना पैसा तो बीजेपी के दफ्तरों में ही है, हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट ने खुद एजेएल की प्रॉपर्टीज का आकलन मात्र 359 करोड़ पर किया है। खैर, 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट गए। 2020 तक उन्होंने ये केस लड़ा। उसके बाद वो बड़े मुखर तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जहर उगलने लगे, उनका सच बयां करने लगे। इससे दोनों लोग डर गए, उनको लगा कहीं सुब्रमण्यम स्वामी बिदक ना जाए। तो 2021 में सरकार ने खुद से एक केस फाइल कर दिया, सेम केस फाइल कर दिया हमारे खिलाफ। 2023 में ईडी ने प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जारी किया। 10 अप्रैल 2024 को ट्राइब्यूनल ने इस प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट को कंफर्म किया और शर्त यह थी कि 365 दिन विद इन 365 डेज चार्जशीट दायर होनी। अगर चार्जशीट दायर ना होती तो केस खत्म हो जाता। सरकार ने आनन फानन में, घबराहट में, बौखलाहट में 365वें दिन 365th डे 9 अप्रैल 2025 को चार्जशीट दायर करी, जिसमें इन सब लोगों के नाम है। अगर आपके पास साक्ष्य थे, सबूत थे, 12 सालों से ये केस चल रहा है, आपके पास तथ्य थे, तो आपने पहले क्यों नहीं चार्जशीट दायर कर दी? आपको 365वें दिन के लिए इंतजार क्यों करना पड़ा? असलियत तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को भाजपा का पालतू फ्रंटल बना दिया है और उससे सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। कुछ लोग होंगे जो आपकी इन प्रताड़नाओं से डर जाते होंगे मोदी जी, लेकिन वो कांग्रेस वाले नहीं है, वो राहुल जी और सोनिया जी नहीं है जिनके अपनों का खून इस मिट्टी में शामिल है। इन गीदड़ धमकियों से आप किसी और को डराइए। और अगर आपको लगता है कि ये सब करके आपके खिलाफ उठने वाली आवाजें बंद हो जाएंगी, आपकी नफरत की राजनीति को हम यूं ही पनपने देंगे, आपके आदिवासी, दलितों, पिछड़ों के हक को हम ऐसे ही मारने देंगे, इस देश को बेरोजगार और महंगाई के तले दबने देंगे, तो ऐसा होगा नहीं। हम आपको मणिपुर से लेकर आपकी हर विफलता पर सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम आपसे डरते नहीं है और आपकी इन गीदड़ धमकियों का हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो जो बात अभी सुप्रिया श्रीनेत ने कही, ये तो अलग बात है कि सरकार ने क्या झूठ बोला, किस पर झूठ बोला, किस पर सच बोला, कैसे रहा, ये पूरा मामला तो अब आप इससे समझ गए होंगे। थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में बुलाकर पहले कई बार पूछताछ हो चुकी है। कांग्रेस के नेताओं के साथ भी पूछताछ की जा चुकी है। ईडी की जो जांच है वो औपचारिक तौर पर 2021 में शुरू हुई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी 2014 में दिल्ली कोर्ट में निजी तौर पर एक शिकायत याचिका उन्होंने दायर की और उन्होंने उस याचिका में आरोप यह लगाया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स पर आपराधिक साजिश करने और यंग इंडिया के जरिए महज 50 लाख रुपए में एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की से भी अधिक की संपत्तियों को हड़पने का आरोप लगाया। अब 11 अप्रैल 2025 यानी कि हाल ही में 2-3 दिन पहले ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारों को औपचारिक नोटिस जारी किया। एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की संपत्तियां इन्हीं सब जगह पर है। यह संपत्ति यंग इंडिया कंपनी के माध्यम से अधिग्रहित की गई, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ी हुई है। अब यह तो पूरा मामला हुआ, लेकिन ये जो पूरी जांच चल रही है, इसको कांग्रेस के नेता
केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। कोशिश कर रहे हैं एक फेक केस जिसमें एक नए पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, एक फेक केस जो लीगल किसी भी तरीके से स्टैंड नहीं कर सकता, एक कंपनी हम लोगों ने बनाई धारा 8 में जिसमें कि कोई डिविडेंड नहीं लिया जा सकता, कोई लाभ नहीं लिया जा सकता, उस कंपनी से कोई एक नए पैसे का खर्चा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद भी विचारधाराओं को झुकाने के लिए ये केस फ्रेम किया गया, फेक केस फ्रेम किया गया। अब चार्जशीट इसकी फाइनल कर दी और उस परिवार के लोगों को शामिल किया गया है जिस परिवार ने 43 साल आज़ादी के संघर्ष में जेल में गुजारे, जिस परिवार के 2 प्रधानमंत्री देश पर शहीद हुए। अब इसके बाद बात आती है कि आम आदमी पार्टी आखिर क्यों साथ दे रही है। आम आदमी पार्टी आखिर क्यों कह रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी जेल भेजा जाए। क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आ गई है क्या इस पूरे मामले को लेकर? तो याद कीजिएगा दिल्ली विधानसभा का चुनाव, याद कीजिएगा उससे पहले लोकसभा का चुनाव 2024 का। 2024 में लोकसभा चुनाव के समय पर इंडिया गठबंधन की पूरी एक महारैली दिल्ली में की गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर पूरा विपक्षी एक साथ सारे दल आ गए थे और जिसमें इन दोनों गिरफ्तारियों का विरोध किया गया था। लेकिन जैसे ही दिल्ली का चुनाव आता है तो उसके बाद कांग्रेस की भाषा बदलने लगती है। राहुल गांधी तंज कसते हैं कि 2 मुख्यमंत्री जेल में है गिरफ्तार हुए भ्रष्टाचार के मामले में। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इशारा सबको पता था कि वो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तरफ है। और इसी के साथ फिर आगे एक और आरोप लगाया जाता है। एक बयान अपना पोस्ट करते हैं राहुल गांधी एक्स पर और जिसमें वो कहते हैं कि बाकी राजनीतिक दल के नेता नरेंद्र मोदी से डरते हैं या नहीं डरते ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अरविंद केजरीवाल मोदी के नाम से जरूर कांपते हैं। बाकी पार्टी वाले सब मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही यह बयान राहुल गांधी का आया सामने, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया और अरविंद केजरीवाल पलटवार करते हुए यह कहते हैं कि अभी तक आपकी और आपके परिवार की फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। हमें तो डर लगता है अगर आप उनके इतने खिलाफ हैं तो आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। उसके बाद फिर राहुल गांधी का एक और बयान आता है दिल्ली चुनाव के समय पर कि अरविंद केजरीवाल तो शीश महल में रहते हैं और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल फिर से उन पर पलटवार करते हैं और वो कहते हैं कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में आप और आपके परिवार की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। अब ऐसे में दूसरी एक और बड़ी बात यह कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये क्यों चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। अब ये बात तो हुई दिल्ली विधानसभा चुनाव की, लेकिन अब जैसे ही ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की, रॉबर्ट वाड्रा को भी लपेटा गया इस पूरे मामले में, उन पर भी तमाम तरह की जांच पूछताछ सब चल रहा है। लेकिन इसी के साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने फिर से वही सवाल उठाया जाने लगा कि आखिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं नेहा कक्कड़ और वो इस पर सवाल उठाती है और वो कहती है कि नेशनल हेराल्ड जो है वो ओपन एंड शट केस है, यानी कि अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। 10 साल 11 साल से बीजेपी की सरकार है, फिर इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। क्या ये सिर्फ चुनाव के लिए है कि चुनाव आता है तो मामला खुल जाता है, उसके बाद फिर शांत हो जाता है, फिर सब भूल जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं। अब ऐसे में हाल ही में बिहार का चुनाव है तो इसलिए रॉबर्ट वाड्रा का नाम, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेशनल हेराल्ड, तमाम तरह की चीजें सामने आ रही है। 2027 में गुजरात के चुनाव हैं और पंजाब में चुनाव है और यहां दोनों जगह पर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से ज्यादा तगड़ा मुकाबला है। यानी कि अगर आम आदमी पार्टी को किसी पार्टी से खतरा है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि बीजेपी से तो वो डायरेक्ट टक्कर लेगी और उसके लिए तो वो फाइट में है, लेकिन उसका यह है कि अगर कोई नुकसान कर सकता है विपक्षी नेता के तौर पर तो वो कांग्रेस है। तो वो इसलिए कांग्रेस को डाउन करने में लगी है पंजाब और गुजरात में। यूपी से तो कोई ऐसा खास मामला नहीं है, ना कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा वर्चस्व है
और आम आदमी पार्टी का तो है ही नहीं। लेकिन इन दोनों राज्यों में, पंजाब में और गुजरात में, आम आदमी पार्टी का मजबूत है। तो इसलिए कमजोर करने में आम आदमी पार्टी लगी है और ये पूरा खेल इसीलिए चल रहा है। और जो बार बार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो क्या इसके लिए समझा जाए कि बिहार चुनाव पास में है इसलिए ये पूरी कहानी चल रही है क्या? इसको भी समझा जा सकता है, क्योंकि लगातार नेताओं के ये बयान सामने आ रहे हैं। अभी एक चैनल पर आरएलडी की प्रवक्ता कंचना ने भी इस बात को ही कहा कि ईडी सीबीआई के नोटिस आने का मतलब है कि चुनाव आए हैं, चुनाव नजदीक हैं और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। राजस्थान में भी कांग्रेस के नेता और सरकार में पूर्व मंत्री के घर पर भी ईडी ने छापा मारा। मामला अलग है लेकिन छापा उनके घर पर लगा। तो ये आखिर चुनाव के समय पर टाइमिंग को लेकर हर बार सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और ये चुनाव के आसपास में ही ज्यादा एक्टिव नजर आती है। तो क्या इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है क्या? बाकी आप इस पूरे मामले को समझ ही गए होंगे कि क्या है, कैसे है, और क्या आम आदमी पार्टी इसीलिए नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है क्या, और बार बार ये हमला कर रही है कि इन दोनों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत है क्या? तो अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचना चाहते हैं और क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और पीएमएलए एक्ट लगने के बाद क्या अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी सीधा जेल जाएंगे या बच सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। हम तो ईडी को मान लिए हैं। ईडी का दो मतलब है, जब ईडी के लिए एनडीए का दरवाजा है बीजेपी के लिए, और ईडी हमारे लिए इलेक्शन का एक पर्चा है। ईडी का नोटिस आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई इलेक्शन अब आ गया है, अब तैयारी कर लो, अब कमर कस लो, अब इलेक्शन आज। बहुत ईडी के समन आएंगे, बहुत लोग अभी हो सके जेल में भी डाले जाएंगे। हमें पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हजार से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। अब जिक्र उस बात का भी करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा कि ईडी विभाग को समाप्त कर देना चाहिए और ये कांग्रेस को परेशान कर रही है। तो समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए, यह बात अखिलेश यादव ने कही है। बाकी अब उनकी आप ये सुनिएगा कि क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने।